का कैंपेनिंग यहाँ हुआ था, राष्ट्रीय स्वयं सेना का, अब पूरा प्रदेश जान रहा था। हम भी नरही का नाम सुनते थे, आपका नाम सुनते थे, पतिराम चाचा चर्चा किया करते थे कि आज तक 17 साल में सिर्फ एक बार राष्ट्रीय स्वयं सेना का कैंपेनिंग किया गया था, और वो भी प्रशिक्षण किया गया था नरही में। तो मैं जब भी रास्ते से जाता था तो मैं वही स्कूल देखता था। हम कहते बताइए, उसमें प्रशिक्षण दिए हुए लड़के आज बड़े हो गए, कोई सिपाही हो गया, कोई दरोगा हो गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो इसलिए बात की शुरुआत करने से पहले हम अपने आराध्य, अपने देवता, अपने भगवान का नाम एक बार जरूर लेंगे। हम जय सहदेव, जय सहदेव। अब वही आधी आवाज निकला था, अब वही आधा आवाज निकला, जैसे जोरदार और नारा लगावे के बाद इधरों के लोग बोले हाँ ऐसा बात ना है कि लोग के ना कहा था, सबके कहा था जय सहदेव ना। अब वही ना बुझाए, अब वही हाथ बनाई है, हाथ उठा के बोले के बाद आई बुझाए के चाहिए कि नहीं आज कुछ हो बा, आज कुछ हो बा, और आज की आवाज आज पूरे जनपद में गूंज जाना चाहिए कि नहीं, नरही के प्रांगण में, नरही के क्षेत्र में, बलिया जनपद में किसी चीज का आगाज किया गया है। अभी सुनील भाई ने कहा कि 2022 में मुझे कुछ कर दिखाना है और ऐसा करना है कि आने वाले युगों तक इस बात की चर्चा होती रहे कि ओम प्रकाश राज धरती पर एक नेता था। इसलिए पूरी आवाज आपकी लगनी चाहिए और हाथ उठा के लगना चाहिए। जय अब वहीं के बुझाल है कि लोग नाश्ता वास्ता करके आ रहे हैं, अब वहीं के बुझाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज स्वयं भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित क्षेत्र के सम्मानित साथियों, इस मंच पे विराजमान स्वयं भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा, ब्लॉक के नेतागण, नेता साथियों, हमारे बीच में पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ नेता गोपाल राय साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस देश में निवास करने वाले सभी श्रद्धा का 2 पुष्प अर्पित करते हुए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। साथियों, बहुत लंबे समय से हम सभी लोग आपके बीच में आते जाते रहे, कहते हैं कि हम सबको एकजुटता का परिचय देना है, हम सभी लोगों को एक साथ रहना है, और आज इसी एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए, हमको आपको एक साथ रखने के लिए आपके ही गांव के तमाम हमारे सम्मानित युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आज वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक लिस्ट बहुत लंबी है, मैं नाम पढ़ दूंगा और नाम पढ़ने के बाद जब मैं कहूंगा ताली बजाने के लिए, तब सम्मानित साथियों के लिए ताली बजेगी। हमारे बीच में जी हैं, मुन्ना राजभर जी हैं, अभय राजभर, बप्पन राजभर, रामाशीष राजभर, नंदलाल राजभर, कैलाश राजभर जी, शिव कुमार राजभर, अमित कुमार, जयशंकर जी हैं, रामेश्वर राजभर, जयप्रकाश राजभर, मंटू राजभर, हरिंदर जी हैं, अवधेश, भूखल राजभर, जनार्दन राजभर, चंदन राजभर जी, सीताराम राजभर, गौरी राजभर, बालकृष्ण राजभर जी, जयप्रकाश जी, बप्पन राजभर, जयशंकर राजभर, रमेश वर्मा, शिव कुमार मास्टर साहब, डॉक्टर हरिनाथ राजभर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रेमचंद राजभर जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, राजकरण राजभर, महेश राजभर, डॉक्टर विद्याशंकर राजभर जी हमारे बीच में। आप सभी लोग उपस्थित हैं, हम चाहेंगे बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए, हर हाथ से ताली बजनी चाहिए। साथियों, अब बात आती है लड़ाई की कि आखिर आपको यहाँ बुलाया क्यों गया और आपको एकत्रित रह करके बात बताने की आवश्यकता क्यों आ गई। अभी हमारा एक कार्यक्रम शिवपुरम भी है, सहतवार में है, उसके बाद अब हम पहुंचेंगे डुमरिया में, जहां पर इसी प्रकार का जन चौपाल जनसभा का कार्यक्रम लगाया गया। लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है, लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है। जब 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाया गया, तो पार्टी बनाते समय माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर साहब
ने एक बात कहने का प्रयास किया था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर बेड़ियों को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मकसद। ये बात आखिर कहां से उठ गई? ये गुलामी की बात कहां से उठ गई? आज साथियों, जब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी तब तक हम और आप आपस में बटे हुए थे, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा करते थे। जब हम और आप घूम घूम करके चर्चा किया करते थे, समाज, केवल समाज, प्रजापति, पाल, खरवाल, सभी लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, जब चुनाव का समय आता है, जैसा कि सुनील भाई ने बताने का कार्य किया, जब चुनाव का समय आता है तो तमाम दल के नेता निकल जाते हैं और गांव और बस्तियों में जाकर के लोग इस वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं। लोग इस बात को कहा करते थे, ये गरीब वंचित समाज के लोग दारू मुर्गा पैसा में बिकने वाले लोग हैं। लेकिन साथियों, धन्य है ओम प्रकाश राजभर और धन्य है की गुलामी की जो जंजीर आपके पैरों में जकड़ी हुई थी, उसको तोड़ने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं ने करने का कार्य किया। आज साथियों, आज बलिया छोड़ो, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक पीला गमछा किसी भी प्रदेश या किसी भी देश में दिख जाता है तो एक ही लाइन में आता है, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता है, जो किसी के बाप से नहीं डरता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आखिर इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा ओम प्रकाश राजभर के पास कहां से आ गई? इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा ओम प्रकाश राजभर साहब के पास आपके द्वारा दिया गया है। साथियों, ओम प्रकाश राजभर हमेशा मन से कहा करते हैं कि जब तक इस देश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी रहेगी तब तक गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा जाएगा। एक कदम में पीछे हटने वाले हम लोग नहीं। साथियों, समस्या किस बात की है? समस्या सिर्फ व्यवस्था की है। हम लोगों ने मतदान किया, ऐसी बात नहीं है कि हमारे आपके वोट के दम पर किसकी सरकार नहीं बनी। जिसकी भी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद लोग एक बात कहा करते थे कि बनत रहल तब बनत रहल। नेता लोग एक बात कहा करते थे, जब वोट का समय बीत जाता था तो नेता आके कहता था, लखनऊ में दिल्ली में कहता था कि बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे, और रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। जो चुनाव जीत गया, जो चुनाव जीत गया वो दिल्ली लखनऊ चला गया, और जो चुनाव हार गया वो अपने घर चला गया। वोट देने वाले लोग टुकटुकी लगा के देखते रह गए कि नेता तो मेरे बीच में आकर के कह रहा था कि आप हमको मतदान कर दो, हमको वोट दे दो, हम आपकी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करेंगे, आपको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, आपके थाने पर सुनवाई करवाऊंगा, आपके तहसील पर सुनवाई करवाऊंगा, आपके बच्चों को शिक्षा करवाऊंगा, आपका बेटा पढ़ लिखने का उसको नौकरी दिलवाऊंगा, आपकी बच्ची स्वतंत्र होकर के स्कूल में पढ़ने जाएगी, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन साथियों, आजादी के 73 साल बीतने के बाद भी, 64 साल और चलने के बाद भी जब की स्थिति बनी हुई है, इस बात को देख करके ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ऐ गरीब समाज के लोगों, इकट्ठा हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, ऐसे गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इस देश में अगर हमारे हरी तो हमारों को हिस्सा मिले के चाहिए, अगर हिस्सा ना मिले तो हिस्सा लेना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अच्छी प्रकार से जानती है। और साथियों, आपके आशीर्वाद से आपने क्या कुछ नहीं किया, आज आवश्यकता इसी बात की है, आपके इस जोश को जगाने की आवश्यकता है, आपको एकत्रित रहने की आवश्यकता है। ओम प्रकाश राजभर जी ने वो करके दिखाया जो आज तक पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, किसी नेता की मात्र था जो ओम प्रकाश राजभर जैसा काम करके दिखा दे। साथियों, आप सुना करते हैं, जब आप रैली में लखनऊ गए, रैली में आप बनारस गए, रैली में आप मऊ गए, रैली में आप लखनऊ गए, रैली में आप आजमगढ़ गए, रैली में गोरखपुर गए, रैली में बस्ती गए, रैली में बहराइच गए, आप चाहे जहां भी जिस मंच पर आप गए, उस मंच से ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ एक बात कहने का प्रयास किया कि एक बार पार्टी को सत्ता शासन में पहुंचाओ, और जिस दिन पार्टी सत्ता शासन में जाएगी उस दिन आपकी दुर्व्यवस्थाएं जो होगी उसको सदन के अंदर उठाया जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कि गरीब बहुत गरीब हो गया है, इसको व्यवस्था देने की आवश्यकता है। साथियों, तकलीफ और दर्द उस समय हो गया जब 17 की सरकार बना करके हम लोगों ने सरकार के सामने इस बात को कहने का प्रयास किया कि गांव के गरीब जो फंडामेंटल राइट है, जो संविधान में दी गई व्यवस्थाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, आजादी के 73 साल बाद और 64 साल वोट देने के बाद भी गरीब उसी चीज के लिए लेकर के परेशान है। सबसे पहले इस समस्या का समाधान होना चाहिए। साथियों, सरकार में बैठे हुए लोग ओम प्रकाश राजभर से कहना चालू कर दिए कि तुम गरीबों की बात मत करो, ये गरीब तो
को व्यवस्था दे दिया जाएगा, इसके बेटे को नौकरी दे दिया जाएगा, इसके क्षेत्र में कल कारखाने उद्योग धंधे लगा दिए जाएंगे, इसकी थाने पर सुनवाई होने लगेगी, तो अगली बार मेरी सरकार कौन बनाएगा? इस बात को जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहते हुए हम लोग पाए, तो भारतीय जनता पार्टी से कहा गया कि वादा खिलाफी नहीं चलेगा। अरे तुम बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जरूर बोलेगा। इस गरीब के आन मान सम्मान के लिए और तुम सभी को तो हाथ करेगा और लड़ता रहेगा। तब तक लड़ता रहेगा जब तक थाने पर बिना पैसा में सुनवाई न हो जाए, जब तक बिना पैसा में गाँव के गरीब के जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास न मिल जाए, जब तक जब तक गरीबों के बच्चों को न्याय संगत कार्य न हो जाए, उनको निःशुल्क शिक्षा न मिल जाए, तब तक ओम प्रकाश राजभर सरकार में रह करके लड़ता रहेगा। साथियों, तुमको रखना हो रखो, नहीं तो हटा दो। मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज का लालच है, जब हमारे गरीबों के चेहरे पर सम्मान आएगा, जब हमारे गरीबों के चेहरे पर खुशी आएगी, तो अपने आप ओम प्रकाश राजभर अमीर हो जाएगा। उसको पैसे से अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं गवाह हूँ उस चीज का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि तुमको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 2-2 पद तुमको दिया गया है, पूरी व्यवस्था दी गई है, जितना लूटना हो लूटो, जितना कमाना हो कमाओ, गरीबों के चक्कर में मत पड़ो, ये गरीब किसी का नहीं होने वाला है। और साथियों, सबसे पहला झगड़ा अगर हम लोगों ने चालू किया तो बनारस के कटिंग मेमोरियल में पूरे देश का पहला नेता जिस सरकार में था, उसी सरकार के प्रयास किया कि आज भी थाने पर जाने के बाद जो सुनवाई पिछले सरकार में 500 रुपया में होता था, वो सुनवाई आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5000 रुपया में लेने का कार्य कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले कोई कहा तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा। साथियों, आपको एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ये नगरा है, ये जिस क्षेत्र में आना है, बलिया का रसड़ा विधानसभा, बगल का सिकंदरपुर विधानसभा, बगल का बागची विधानसभा, वोट आप सबको देते हैं, लेकिन आखिर जीतने के बाद ये नेता सदन में जाकर के आपके हक अधिकार के लिए बोलता क्यों नहीं है? जिसको आप वोट देते हो, वोट देने के बाद नेता जीत जाता है, जीतने के बाद सदन में जाता है। जब ओम प्रकाश सारे के सारे नेताओं को सांप सूंघ जाता है, वो ओम प्रकाश राजभर का साथ नहीं देते हैं, कहते हैं कि अकेले ओम प्रकाश राजभर लड़े, हम लोगों से गरीबों से मतलब नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और साथियों, कटिंग मेमोरियल के मैदान से माननीय नेताजी ने आवाज लगाया और कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर की आवाज को दबा दे। मैं अंतिम व्यक्ति तक जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। ये झूठ के बुनियाद पर अपनी सरकार चलाती है, ये गरीबों को कुछ नहीं देने वाला है साथियों। और व्यवस्थाएं जब की तब चलती चली आ रही है। आज आए दिन गरीबों की जमीन लूटी जा रही है, आए दिन गरीबों की बच्चियों के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, आए दिन साथियों बच्चों को पढ़ने लिखने में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो रहा है, आए दिन साथियों नौकरी कहीं नहीं मिल पा रही है। इन सारी चीजों को देख करके जब ओम प्रकाश राजभर साहब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, माननीय नेताजी ने 3:30 बजे रात को 11 अप्रैल को साथियों इस्तीफा देकर के वापस चलाया कि तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था प्यारी हो, मैं फिर जाऊंगा गरीबों के बीच में। अगर तुम्हारी सरकार बन सकती है, अगर गरीब सरकार बना सकता है, तो यही गरीब सरकार 2022 में तुम्हारी सरकार गिरा सकता है। इस बात को कहने का प्रयास किया गया। और साथियों, लगातार हम और मेरी पूरी पार्टी आज घूम घूम करके गांव और गलियों में बताने का प्रयास कर रही है कि अगर हमारे आपके वोट के दम पर नेताओं की व्यवस्थाएं बन सकती हैं, हमारे आपके वोट के दम पर नेताओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो अब हमारे आपके वोट के दम पर अब गरीब के भी बेटे को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। साथियों, इस बात की लड़ाई हमारे नेताजी निरंतर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इतने सारे युवा खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि जिससे कि गांव के सरकारी स्कूल का कायाकल्प नहीं हो पा रहा है। आज साथियों, पढ़ाई पढ़ाई जाती है गांव के स्कूलों में, आज भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जहां पर हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर मार्केट में, हर बाजार में कंप्यूटर हो गया। आज पढ़ाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में पढ़ाई पढ़ाई जाती है गांव के गरीबों के बच्चों के लिए कि क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया और अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। आखिर ये गरीब गरीब क्यों हो रहा है? ये गरीब गरीब क्यों हो रहा है? माननीय नेताजी ने आवाज लगाया
सरकार ने कहा, सदन के अंदर कहा, जब तक अगर इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो पढ़ाई अमीर के बेटे को दिया जाता है वही पढ़ाई अब गांव के गरीब के बेटे को जब मिला तब तक गांव का विकास होने वाला नहीं है। साथियों, इस बात को चर्चा करने की आवश्यकता है सदन के अंदर। साथियों, वहीं पर जिसको हम और आप वोट देते हैं, वोट देकर के विधायक और सांसद बनाते हैं, सांसद विधायक को जीत करके जब सदन में जाकर के व्यवस्था बनाते हैं तो कहते हैं कि गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के और झोला में थरिया गिलास कटोरा लेकर के वो अपने प्राइमरी स्कूल जाएगा। और जब वही नेता अपने बेटे के लिए व्यवस्था बनाता है, अधिकारियों के लिए व्यवस्था बनाता है, तो कहता है अधिकारियों के बेटे और मंत्री विधायक सांसदों के बेटे ये बकायदे पीठ पर बैग लेकर के आप बकायदे बस के माध्यम से कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, वो जाके वहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे, वो जाके वहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और गरीब जाके प्राइमरी में पढ़ाई पढ़ेगा कि अंदर माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। इसी दुर्व्यवस्था को खत्म करने के लिए माननीय नेताजी ने कहा कि जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और जब तक अनिवार्य शिक्षा नहीं होगा तब तक साथियों इस देश में शिक्षा का महत्व बढ़ने वाला नहीं है। इसी बात को कहते हुए इस देश की हाई कोर्ट कोर्ट ने कहने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह तय करे कि आने वाले समयों में जब तक गांव के सरकारी स्कूल में, जिस गांव के सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, जब तक उस सरकारी स्कूल में चाहे किसी का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे अधिकारी का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक वो नहीं पढ़ लेता है तब तक पूरे देश उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था ओम प्रकाश राय साहब चाहते हैं। अब आप बताओ, जिस स्कूल में आपके बेटे थरिया गिलास कटोरी लेकर के जाते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, अगर उसी स्कूल में डीएम साहब के लड़का के भेज देवल जाए तब फिर व्यवस्था के मानक के अनुसार तब डीएम के भी लड़का के हाथे में थरिया गिलास कटोरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जब तक इस व्यवस्था का पालन नहीं होगा तब तक अधिकारियों को समझ में नहीं आने वाला है। जब तक इस व्यवस्था को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक नेताओं को समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए माननीय नेताजी चाहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाए और एकल शिक्षा हो, एक तरह की शिक्षा हो, वो शिक्षा हो। और जब तक एक प्रकार की शिक्षा नहीं होगी और गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक हर एक व्यक्ति का बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक पूरे दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं लागू होगी साथियों तब तक शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं। आप बताओ, आपका गांव का प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब का बेटा क्या उस स्कूल में पढ़ता है? नहीं। जो सोलिए पढ़ता है? नहीं। क्या किसी सरकारी स्कूल में किसी अधिकारी डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी का बेटा पढ़ता है? नहीं। जो सोलिए पढ़ता है? नहीं। क्या किसी मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा पढ़ता है? नहीं। क्या उस स्कूल में किसी जिला पंचायत ग्राम प्रधान का बेटा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। वो कहाँ पढ़ता है? जहाँ पर 700 रुपया फीस दिया जाता है और कॉन्वेंट होता है, वहाँ पढ़ता है। साथियों, कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाला जो मास्टर होता है उसकी तनख्वाह 4 से 10 हजार शेयर करते रहिए और सरकारी जो भी मित्र देख रहे हैं इस लाइव को शेयर करते रहिए। 60,000 रुपया होता है, उसके बाद भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। साथियों, व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। जब तक गांव के सरकारी स्कूल में तक नहीं होगा, गांव का सरकारी स्कूल कॉन्वेंट की तरह नहीं दिखेगा, गांव का सरकारी स्कूल में जब तक कॉन्वेंट की तरह मास्टर नहीं होंगे तब तक साथियों शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं है। इसी बात को ओम प्रकाश राय साहब लड़ना चाहते हैं। तो बताओ, लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? होके के चाहिए। बहुत देर से बोला सुबह कि होके के चाहिए। कितना लोग चाहते हो कि लड़ाई होए के चाहिए? हाथ छुआ। सब लोग चाहते लड़ाई होए के चाहिए, लेकिन हाथ नीचे करा। हमरे गईले के बाद अब बिया हुआ भी हो गल बा, हमरे गईले के बाद हमरे सारे का सार 4 सर्रा सार आते हैं और वो कहते हैं कि भाई 500 रुपया रख लो, आई कैसे रख लो व्यवस्था, आप तू ध्यान दे कि हम ही बानी। अब 500 रुपया जैसे ही जेबा में जाला तो गर्म हो जाला। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कह रखा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कह रखा है, मैं धन्यवाद
कि वो डॉक्टर अम्बेडकर माननीय कांशीराम साहब की बात को मान लिया। उसने अपनी वोट को कीमत को समझा और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो व्यक्ति अपने वोट को बेच देता करता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। और इसी बात को माननीय कांशीराम साहब ने घूम घूम के चमार बस्ती बताने का प्रयास किया। क्या चमार भाइयों, जग जाओ, ये लोग आपको बेचने और खरीदने का काम करते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने वोट को बेचने का कार्य करता है पैसे के दम पर और दारू के दम पर, वो अपने माँ बहन की इज्जत को बेचता है, वो अपने माँ बहन का सम्मान कभी नहीं कर सकता है। साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर माननीय कांशीराम साहब की बातों को मान करके हमारे प्रदेश का चमार भाई इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर के 4 बार सरकार बना करके ये साबित कर दिया कि हम टिकाऊ नहीं है, हम कोई धरती पर कोई पैदा नहीं जो खरीद ले, और 4 बार सरकार बना दिया। और साथियों, यहाँ हम लोगों की क्या चर्चाएं होती हैं? राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, शर्मा, विश्वकर्मा, जितना नान बिरादरी के लोग हों, इनका चर्चा नेताजी लोग क्या करे ना, वो खाली ही कहिए कि इनके आवास देवे की आवश्यकता ना बा, इनका थाने पर सुनवाई करे की आवश्यकता ना बा, इनके लड़का के नौकरी देवे की आवश्यकता ना बा, इनके रोजगार देने की आवश्यकता ना हो। 4 साल 7 महीना 13 दिन छटपटाते रहिए और जैसे ही चुनाव का समय आएगा, पूरी पैसा रुपया गाड़ी घोड़ा के ही गांव के 2-4 लोगों को पकड़ करके उसके जेब में 50,000 रुपया डाल देंगे। कहेंगे कि हर घर के पीछे 500 रुपया दे दो और उनको बता देना कि नेताजी फलाना तारीख को आने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही 500-500 रुपया आपके जेबा में पड़ता है या आपके परिवार को मिलता है, तो उस दिन का इंतजार होने लगता है कि नेताजी कहिए आई हैं। और जब नेताजी आ जाते हैं, वो जगह नेताजी आ गए ना, और जब जाए लगा ना, तो नेताजी कहिए कि घबराए के ना बा, अभी एक व्यवस्था रखल बा। तो हमारा चाहता नहीं कि जितना लोग दारू पियत हुआ पूरा चाप के पियत जा, कोनो दिक्कत ना हो। लेकिन जौने दिन भारतीय समाज पार्टी के सरकार बनल, वही दिन एक कानून बनावल जाये। अगर गुजरात में और बिहार में, तमिलनाडु में दारू बंद है, तो उत्तर प्रदेश में दारू बंद करवाया जाएगा और बंद करवा करके ये बताया जाएगा कि जिसको दारू पीना हो खुद चाप के पियो, जिसको दारू पीना हो खुद चाप के पियो, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन मेरी सरकार ने किसी भट्टे पर या किसी दुकान पर अगर दारू बेचते हुए कोई पाया गया, उसका दोनों हाथ कटवा करके जेल में ठुसवा दिया जाएगा। न रहेगी बात, न रहेगी बात। पहली चीज बताओ, दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? बंद होए के चाहिए। ये लेट हुई, 100 गाड़ी देते हुई हमके, अरे 100 नहीं तो 500 गाड़ी था आपके, 100 गाड़ी नहीं 500 गाड़ी था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर मानने वाले नहीं है। ये बताओ, दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए? इनका विकास न हो, इसके लिए पहलवा तो मार्केट पर दुकान था, पहलवा तो दारू की दुकान जो बड़ा मार्केट बाजार हुआ करता था उसमें हुआ करता था। लेकिन इस सरकार के लोगों ने इतनी चालाकी दिखाया कि दारू की दुकान पर बिक्री कम हो रहा था और गांव के लोगों को दूरी पड़ जा रहा था। तो सरकार ने कहा कि गरीब अपना अधिकार मांगे खातिर तैयार हो गल बा, तो एक ऐसा बना के ठीक हो जाए। सरकार ने आदेश कर दिया कि अब जब छोट चट्टी बा वो उठे दारू का दुकान हो जाए। 2018 तक हर चट्टी पर दुकान हो गया। तब तक 19 में आदेश आ गया कि जितना गांव हुआ, अब गांव में भी दारू का एक ठेका दे दीजिए ताकि गांव में लोग पीना चालू कर दे। अब चट्टी पर भी लोग नहीं जा रहे हैं, अब तक दारू का दुकान गांव में आवे चालू होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, इस दारू से समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि जब आपका परिवार कमाने के लिए कहीं जाता है, जाकर के में कमाई करता है या रसड़ा में जाके कमाई करता है या सिकंदरपुर में कमाई करता है, जब शाम को जब वहां से लेकर के आता है तो उस समस्याओं से इतना ग्रसित हो जाता है कि बच्चे की पढ़ाई कहां से होगी, लड़की की पढ़ाई कहां से होगी, पत्नी की दवाई कहां से होगी, घर द्वार कैसे बनेगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हमारे बच्चों की नौकरी कैसे मिलेगी, इस बात से बहुत परेशान हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। तब
जब तक उधर से सिकंदरपुर से होकर के आपके नरही की तरफ आता है, जैसे ही रास्ते से आता रहता है तब तक देखता है कि उसका टेंशन हो जाता है, तो देखता है कि दाहिने या बाईं साइड में लिखा गया है बड़े बड़े बोर्ड पर कि आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान किधर है। अरे आपके टेंशन की दवाई तो इधर है, आपका परिवार उस टेंशन की दवाई लेने के लिए जिधर ध्यान आकृष्ट किया जाता है उधर चला जाता है और जाकर के दुकान वाले से कहता है कि भैया टेंशन की दवाई दे दो। जेबा में 150 रुपया, जेबा में 150 रुपया कि घर ले आवे के बाद व्यवस्था चलावे के बाद, और उसके बाद जैसे उसको टेंशन हो जाता है वो टेंशन के दुकान पर जाता है, दवाई के दुकान पर जाता है और दवाई उससे मांगता है तो कहता है कि क रुपया, तो बताता है कि 73 रुपया। दाम तो यह ना, कितना है? 76 रुपया। दूर से बाबू डिग्री चेंज हो गई बा, वो जो दवाई बा चेंज हो गई। मान ला हम 75 मान ले पहले दोनों के बराबर करके, भैया 90 मान ला 90, अब मान ला 90 रुपया, 90 रुपया का वो एक शीशी लिया। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इस बात को खास करके युवा भाइयों आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य हम और आप हैं। हम और आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्लें भी इसी प्रकार से ठोकर खाती रह जाएंगी, कोई उसका सुधार नहीं कर सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए जब आपका परिवार जाता है 90 रुपया देता है न चाचा, 90 रुपया दे करके एक शीशी लेता है, खड़े खड़े बिना पानी मिलाए मार जाता है। जब वो मार जाता है तो 2 मिनट खड़ा रहता है, फिर भी उसका सर दर्द खत्म नहीं होता है। अब उसके बाद दूसरे का शीशी लेवे खाते फिर 90 रुपया चाहिए। अब उसके जेबा में कितना 150 रुपया रख ले बा, बचल 60 रुपया। उसके बाद जुगाड़ लगाता है दुकान वाले से कि भैया हो हम तो रोज आइला जाएगा, ऐसा ना कि भाई कुछ करत ना हो, एक से खाली और दे देवे के तो भाई 90 रुपया लिया। अब जेबा में देखता है तो खाली 60 रुपया। मैं आपको इस बात को तार्किक तौर पर बताना चाहता हूँ। वो जब 60 रुपया देता है, दुकान वाला कहता है कि यार 90 रुपया ना हो, तो कहते 60 रुपया रख लो, हमारा तो रोज का आवाजाही का काम बा, काल ले लिया। वो एक शीशी और दे देता है, और एक शीशी बिना पानी में चढ़ा के चलता है गांव की तरफ। आना चाहिए बाएं साइड में, जाता है दाहिने साइड में। उसी में कौनो गाड़ी वाला धक्का मार दिया तो तुरंत जाम लगा देते हैं कि धक्का कैसे लग गया। अरे ये तो पहले जान लो कि दारू पी के जब बाएं से चलना चाहिए था तो दाहिने कहे चला गया, तो धक्का नहीं लेगा तो बचा के थोड़ी चलेगा। उसके बाद वो चिल्लाते चिल्लाते बच जाता है तो सड़क पर मिलने वाले लोगों को खूब गरियाता है, खूब गरियाता है। उसके बाद गाँव में प्रवेश करता है, पूरे गाँव के बाद घर में जाता है, अपनी पत्नी, अपने बेटी, अपने बेटे कर जाता है। अगर पत्नी कुछ बोल देती है तो उसको बड़ी मार मारता है, लड़की कुछ बोल देती है तो उसको मारता है, लड़का कुछ बोल देता है उसको मारता है। उसके बाद खाना मांगता है, कुछ खाना खाता है, कुछ छीट देता है और उसका सो जाता है। फिर सुबह उठता है तो कहता है कि क्या बताएं, बहुत गरीबी था। आप साथियों इस बात को समझने का प्रयास करो। आपका परिवार मार्केट में गया, 150 रुपया पाया, वो 30 रास्ते में खत्म हो गया और 30 रुपया उधारी भी हो गया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम गरीब हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ओम प्रकाश साहब ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश से दारू नहीं बंद होगा तब तक गरीबों के चेहरे पर खुशहाली आने वाली नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तमाम लोगों ने कहा कि जो पीते हैं उनको नहीं मिलेगा तो वो लौट जाएंगे। बीचवा में लॉकडाउन लगल है, बीचवा में लॉकडाउन लगल है, 3 महीना तक दारू ना मिलल तो कितना लोग मर गई ना, एक को ना मरना। 3 महीना दारू ना मिलल तो एक को लोग ना मरना। उसी प्रकार से एक दवाई हो कि अगर पूरे बाजार में या गांव में या भट्टा पर या कहीं भी कोई दारू बेचत मिल जाए, वो दोनों हाथ कटवाई और कटवा करके जेल में घुसवाई, कहीं जमानत ना हुई, न रही दुकान, न दारू मिली, और न दारू मिली न गरी दारू पी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज बताओ, वर्तमान सरकार कहले कि ना भ्रष्टाचार ना महंगाई, तो महंगाई तो एकदम सस्ता हो गया सब कुछ। अब सस्ता सब कुछ हो गया बा ना, सस्ता इतना हो गया बा
कि जवन दाल पहले 60 रुपया किलो मिलता है, आज 180 रुपया किलो चल गया था। गैस सिलेंडर पहले पता कि फ्री में ले ले चाप करके लोग ले लेना कि जितना हो सके उतना लिया हुआ फ्री तो मिला था। अब फ्री में गैस सिलेंडर ले लेना। आज दूसर की बार भरावे खातिर गई ना तो गैस का मालिक कहा था कि लिया 1000 तब न भराई। अब वह वाली कहावत है न 9 मन गेहूं हुई है न राधे गवने जई है। तो साथियों इस बात को समझिए और लड़ाई लड़ने का प्रयास करिए। आज ओम प्रकाश राजभर साहब ने आपके आशीर्वाद से 4 विधायक पार्टी का बना और 4 विधायक लेकर के पूरे देश की सरकार को हिला के रख दिए और बता दिए कि अगर मेरे दम पर सरकार बन सकती है तो 2022 में अपनी सरकार बना करके ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बना करके संपूर्ण गरीबों का समाधान किया जाएगा। ये देश में सबकी व्यवस्था दी जाएगी। नेताजी संघर्ष करो। तो ये बताओ कि लड़ाई होएगी चाहिए कि ना होएगी चाहिए? कितना लोग चाहत हो कि लड़ाई हो जाए? हाथ छुआ। सब लोग चाहत हुआ? हाथ नीचे करा। कितना लोग चाहत हुआ कि कक्षा 4 से बिना पैसा में मोबाइल बनावे का पढ़ाई होए के चाहिए? हाथ छुआ। कितना लोग चाहत हुआ? सब लोग चाहत हो। हमारा चाहत है कि कक्षा 4 से 100 विषय ऐसा प्रस्तुत करल जा कि जवन हमारे के जीवन में उपयोग में आवेला। 100 ऐसा विषय रही जेके हर छात्र के पढ़ा अनिवार्य रही। यही के कहल जाए तकनीकी शिक्षा। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अब कक्षा 4 से अनिवार्य और तकनीकी शिक्षा। कितना लोग यहाँ पर नौजवान भाई आप लोग हैं, अगर कक्षा 4 से 9 तक मतलब 5 साल अगर किसी नौजवान को लैपटॉप बनाना सिखाया जाए तो बताओ लैपटॉप बनाना सीख रही है कि ना सीख रही है? सीख जाइए। सीख ले कि नहीं? सीख ले। सिखा जाए ना। अब जब लैपटॉप अपना दुकान खोल ले तो बताओ बेरोजगार रही ना रही? यही से हमने चाहते कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कुटीर उद्योग का स्थापना हो, छोटे छोटे कल कारखाने लगे। अब हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, हमारे जिले के बच्चे अब पंजाब, दिल्ली, गुजरात नहीं जाएंगे। उनको यहीं पर काम दिया जाएगा और यहीं पर काम दे करके उनके परिवार को खुशहाल बनाया जाएगा। वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा मार खाने नहीं जाएंगे। बताओ ये होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? जोर से बड़ा होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? दूसरी चीज, कक्षा 1 से लेकर के MA तक बिना पैसा में पढ़ाई होएगा चाहिए कि ना होएगा चाहिए? कितना लोग चाहते हो कि हाथ नीचे करो। थाने पर बिना पैसा में सुनवाई होएगी चाहिए कि ना होएगी चाहिए? कैसे होई? जब तक थाने पर आपका बेटा दरोगा बन के न आई तब तक कोई सुने वाला ना। यहाँ इतने हमारे युवा साथी हैं, पूरे बलिया जनपद में एक को दरोगा थाने पर राजभर का लड़का बा ना? जोर से बोलो ना। नहीं। अब हम बतावता नहीं। 28 लड़का राजभर समाज के एसआई बन रहा वही और ट्रेनिंग में हम जल्दिया हमारे भेजल जाई कि जा करके थाने पर कब्जा करा। ये देश में हमने है तो हम का हिस्सा अधिकार चाहिए मिले के चाहिए। दूसरा चीज ये बताओ, अगर हमारे आपके वोट के दम पर नेता और अधिकारी के पैसा मिलत हो, नेता और अधिकारी जब हम मंत्री रहने तो हमारा तनख्वाह 1,25,000 रुपया रहे। जब मंत्री हम रहने तो हमारा तनख्वाह 1,25,000 रुपया रहा। हम कौन काम कर फिला कि हमके 1,25,000 रुपया मिला था। और मतदाता जनता 1 साल में 5 बार वोट देगा, हमके आपके काम मिला था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सरकार बनेगी तो समझ जाएगा भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत ये तय किया जाएगा। अगर गरीबों के वोट के दम पर, गरीबों के वोट के बल पर अगर अधिकारी, कर्मचारी और नेता को तनख्वाह और पेंशन मिलता है तो भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत अब इस देश में रहने वाले हर मतदाता को, चाहे किसी जाति का हो, हर मतदाता को मतदाता पेंशन के नाम पर 5,000 रुपया महीना मिले के चाहिए। अब इसमें प्रश्न खड़ा होता है कि कहीं मोदी जी की तरह
अरविंद राजभर भी तो ना कहा था ना कि 15-15 लाख रुपया मिली। तो हम आपके बता देते साफ साफ स्पष्ट शब्द में कि 15 लाख तो नहीं, लेकिन 5,000 की मैं जरूर बात करूंगा। एक व्यक्ति के नाम पर 12,524 रुपए की छपाई होती है। आपकी सरकार, वर्तमान सरकार में यह व्यवस्था है, भारतीय संविधान ने क्या रखा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई यह निःशुल्क गरीबों के बीच में जाएगी चाहिए। आज आपके हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें आपको दवाई निःशुल्क दिया जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। डॉक्टर साहब पर्ची लिख देते हैं, कहते हैं कि चल जा बाहर दवाई ले रही है। मैं कह रहा हूं, इंटरनेट पर डाल के देख लीजिएगा, पूरे देश में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका दाम 6 रुपया से ज्यादा हो। अंतिम दवाई कैंसर की आया है, इस दवाई का दाम 5 रुपया 64 पैसा, 5 रुपया 65 पैसा कैंसर की दवाई है, जो सबसे महंगी दवाई है। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार दवाई के नाम पर भी घोटाला करता है। दवाई कैसे देता है? हॉस्पिटल में दवाई आएगा, डॉक्टर साहब आपस में बतिया लेंगे। हर हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर होते हैं, आपको डॉक्टर दवाई लिख देगा, कह देगा जाके फलनवा मेडिकल से दवाई ले लीजिए। आप दवाई लेने जाएंगे, जो दवाई आपको हॉस्पिटल में 2 रुपया में मिल सकता है, वो दवाई बाहर लेने जाएंगे तो 32 रुपया में मिलता है। इसमें डॉक्टर और दुकान वाले का कमीशन सेट रहता है, आपका पैसा लेता है और अपनी व्यवस्था बनाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि दवाई वाई सब फ्री में मिले के चाहिए। तो साथियों, आगे हमारा कार्यक्रम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक लाइन में और कहूंगा। माननीय मंत्री जी का मुहिम है कि अब की बार शिक्षा वाली